नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्येंद्र इतिहास वाला। तो जैसे कि आपको पता होगा, हमने सामान्य इतिहास की 2 क्लासें डाल दी हैं। आप धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम नई प्लेलिस्ट का हम निर्माण कर रहे हैं आज। उसका नाम है इतिहास जहाँ सत्येंद्र वहाँ। तो शुरू करते हैं। इतिहास जहाँ का सत्येंद्र वहाँ का पहला टॉपिक है हमारा कि हम इतिहास को कैसे जानें। और आपको ये याद रखना है कि ये यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग के आधार पर आपको बताएंगे कि इतिहास किस प्रकार से समझा जाना चाहिए, या फिर इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत होते हैं। और आज इस वीडियो में हम स्रोतों के बारे में ही जानकारी लेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को विश्लेषण करने के बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। जिसका विश्लेषण नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक कि एक का विश्लेषण पूर्ण रूप से नहीं हो जाता है। आपने सुना होगा कि इतिहास भाई के उबाऊ सब्जेक्ट है, काफ़ी सारे मिथक सुने होंगे। इतिहास में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इतिहास बदलता रहता है उस आधार पर जिस पर हमारी इच्छा बदलती है। हमारी इच्छा चाहिए जिस चीज़ को करने की है वही हमको दिखता है। वास्तव में ये कहें कि भारत में या फिर विश्व में एआई आने से पहले हमारे जीवन में एआई था। मतलब जैसे हम स्वभाव के इंसान हैं, वैसे ही स्वभाव के इंसान हमको मिलते हैं। अगर वो उसी स्वभाव के इंसान नहीं होते हैं तो उनसे हम बिछड़ जाते हैं। क्यों? उनको हम पास में रखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ये करने की अनुमति नहीं देती है कि हम किसी विपरीत व्यक्ति से मिलें। चलो छोड़ो इन चीज़ों को, पढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक के तरफ। इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। काफ़ी सारे स्रोत हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि भौतिक स्रोत हो सकते हैं, साहित्यिक स्रोत हो सकते हैं, कहानियाँ हो सकती हैं, मिथक हो सकते हैं, और किसी घर का निर्माण को भौतिक में आ गया है। विदेशी साहित्य हो सकते हैं, या फिर यात्रियों के साहित्य हो सकते हैं। कोई भारत का विद्यमान है उसका साहित्य हो सकता है। वैज्ञानिक साहित्य हो सकते हैं। काफ़ी सारे स्रोत हो सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं भौतिक स्रोतों से। भौतिक स्रोत में आते हैं हमारे सिक्के। आपने एक का सिक्का देखा होगा। अगर आपकी एज 21-22 साल है तो आपने 50 पैसे का एक सिक्का देखा होगा अपने बचपन में, जब आप 5-6 साल के हुए हो। 5-6 साल या 8 साल तक तो 50 पैसे का सिक्का चलता था। 25 पैसे का सिक्का भी चलता था। आपने देखा होगा 25 पैसे का सिक्का, क्योंकि मैंने 50 पैसे का सिक्का देखा है। उस टाइम चलता था काफ़ी। मेरी एज ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब आपकी भी नहीं है ज़्यादा। आप मुझे सुन रहे हैं तो इसका मतलब आपकी एज कम है, मेरे ही बराबर है, या मेरे से थोड़ी ज़्यादा है, या फिर मेरे से थोड़ी कम, वो मैटर नहीं करता है। सिक्के थे। हम सिक्कों के आधार पर एक व्यक्ति के चरित्र को जान पाते हैं। सिक्के के आधार पर सिर्फ हम राजनीतिक स्थिति का पता लगा पाते हैं। राजनीतिक स्थिति, अब सिक्के कौन चलाता है? भारत में सिक्के कौन केंद्र सरकार चलाती है। मतलब इस टाइम पर केंद्र सरकार, मतलब जो हमारे भारत सरकार होती है, वही हमारी शासन व्यवस्था समझ सकते हैं हम, कि वही हमारा राजा है। सेम वही सिचुएशन थी प्राचीन काल। जो राजा होता था वही सिक्के गढ़वाता था। राजा की मर्जी थी कि किस प्रकार के सिक्के उससे गढ़वाने हैं। अब राजा का स्वभाव उससे पता चलता है। सिक्कों से हमें क्या क्या पता चलता है वो पता करते हैं पहले। सिक्कों से ये पता चलता है, देखिए, अगर सिक्कों पर धर्म का कहीं, मतलब अगर देवी का चित्र है या फिर देवता का चित्र है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजा धर्मों पर बहुत अधिक विश्वास करता है और इस देवी को अधिक मानता है, जिसकी मूर्ति अधिक बार बनी हुई है किसी सिक्के पर। अगर सिक्के किसी विशेष उपलक्ष्य में लिखे हुए हैं तो इसमें यह बताया जाता है कि ये इस शुभ अवसर पर चले थे सिक्के, और इसमें इसको गढ़वाया गया है, यहाँ पर नीचे लिख दिया जाता था। ठीक है। तो सिक्के पहला किसी राजा की धार्मिक स्थिति को बताते हैं। उस पर देवी का चित्र है या देवता का चित्र है। अगर कोई चित्र नहीं है तो राजा की धार्मिक स्थिति हमको ऐसे पता नहीं चलती।
उससे पता चलता है कि राजा ने कितने सिक्के, अगर ज़्यादा सिक्के मिल जाते हैं तो व्यापार अधिक होता था। मतलब अगर ज़्यादा सिक्के किसी एक विशेष स्थान पर मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है, क्या पता वहाँ पर सिक्के इकट्ठे हुए होते हों, या फिर वहाँ पर व्यापार होता हो, व्यापार के जरिए सिक्के आए हों, वहाँ पर गिर गए हों, या फिर इधर उधर हो जाते हैं सिक्के, वहाँ पर व्यापार होता था। व्यापार दूर दूर देशों तक होता था, कोई तो सिक्के होना लाजमी है। तो सिक्कों से हमें उसकी राजनीतिक स्थिति पता चलती है। अगर वो अपना चेहरा सिक्कों पर लगाता है तो इसका मतलब ये होता है कि राजा चाहता है कि मेरी स्थिति अधिक ज़्यादा अधिक प्रसिद्ध हो जाए, वो राजा अधिक प्रसिद्ध हो जाए। या फिर राजा एक तरफ देवी या देवता का चित्र लगाता है और दूसरी तरफ अपना चित्र लगाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि राजा चाहता है कि प्रजा को दिखाना चाहता है कि मैं भी एक भगवान का दिया हुआ एक मतलब भगवान की तुलना करता है अपने आप से कि मैं एक भगवान हूँ, एक धरती पर भगवान है वो मैं हूँ जो आपकी रक्षा करेगा, और एक ऊपर भगवान है जो हम सब की रक्षा करता है, और जो हम सब की रक्षा करता है उसी ने मुझे आपका भगवान बनाकर भेजा है। मतलब अपनी तुलना भगवान से करता है। सिक्कों से ये पता चलता है। सिक्कों से ये पता चलता है कि वो किस काल के थे या फिर किस राजा ने बनवाए थे। उस पर सिक्कों पर नाम लिखा होता है एक राजा का, तो उससे पता चलता है कि ये राजा यहाँ पर रहा और इसने इतने साल शासन किया, या फिर वो उसका शासन इस ईसा पूर्व में था। सिक्कों से अलग आते हैं शिलालेख। राजाओं को शौक होता था कि शिलालेख लिखवाने का, जैसे कि अरबी वाले जो होते थे उन्होंने यूनानियों ने जब हम पर आक्रमण किया तो उन्होंने सिक्के बनाए, वहाँ पर सिक्के छोड़े, वो नहीं शिलालेख छोड़े। अरबियों ने सिक्के बनाने स्टार्ट किए थे। सबसे पहले आहत सिक्के बनाए जाते थे सबसे पहले, जिसमें ठोक कर बनाया जाता था किस वस्तु को। जिस वस्तु के सिक्के बनाए जाते थे उससे पता चलता था कि उस राज्य में उस वस्तु की अधिकता है। जैसे सिल्वर के सिक्के बनाए जाते थे, मान लो सिल्वर के सिक्के बनाए जा रहे हैं, उसका मतलब है कि सिल्वर की बहुत ज़्यादा अधिकता है। सोने के सिक्के बनाए जाते थे पहले, तो सोने के सिक्के से मतलब बहुत ज़्यादा अधिकता होगी, सोने में लेन देन होता होगा, इसीलिए सोने के सिक्के बनाए जाते थे। अब शिलालेखों पर राजा अपने आदेश करवाते थे। नीचे ये भी लिखा होता था कि इस सन का है, इस ईस्वी का है, या फिर राजा का नाम लिखा होता था। उसकी परीक्षण, इन सब का परीक्षण हम करते हैं कार्बन डेटिंग विधि से। और एक और चीज़ें होती हैं, सब और मिलते हैं हमको, कहीं हम खुदाई करने जाएंगे तो सब मिलते हैं। तो आप सबका किस प्रकार से अध्ययन करेंगे? सबका अध्ययन ऐसे होता है कि अगर कोई सब उसको उठाते हैं, सबसे पहले देखा जाता है कि वो सब कितना पुराना है। किससे पता चलते हैं? कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग विधि 70,000 साल से ऊपर नहीं जांच पाती है, इसलिए यूरेनियम डेटिंग विधि आई है नई। अब नई विधि एक डीएनए टेस्टिंग विधि है। इन सब के बारे में एक वीडियो में बात करेंगे कि कार्बन डेटिंग विधि क्या होती है, यूरेनियम डेटिंग विधि क्या होती है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाली जो आज की व्यवस्था है, डीएनए के आधार पर कैसे पता करते हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ पर था, इनके बारे में एक नई वीडियो हम बनाएंगे आगे। फिलहाल इसमें समझते हैं, जैसे कि अशोक ने अपने अभिलेख लिखवाए, 13 अभिलेख, ये जो शिलालेख लिखवाए, उसने अपना राजा नाम भी अलग अलग तरीक़ों से लिखा है। प्रियदर्शी लिखा है, कहीं अशोक लिखा है, तो कहीं पर सारे अपने उपाधियों का नाम लिख दिया। इससे ये पता चलता है कि राजा अपने आप को इस रूप में प्रदर्शित करना चाहता था। देव प्रियदर्शी लिखा है कहीं, तो इसका मतलब है कि राजा अपने आप को देवता के समान बताना चाहता था प्रजा को कि मैं देवता हूँ आप सभी का, और जो भगवान ऊपर बैठा है उसने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। मतलब अपने शासन की उसको क्या बोलते हैं, शासन को सही करार देने के लिए ऐसा करते थे। तो सिक्कों में एक दिक्कत हो, इनमें पहले सकारात्मक पक्ष हो गया, इनसे पता चलता है कि कौन सा शासक कौन सा ने शासन किया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है सिक्कों में, मिलते कम। अभिलेख, शिलालेख, इसका ये नहीं पता होता किसने गढ़वाए हैं, क्योंकि ज़्यादातर नाम नहीं लिखा होता है, और वहाँ पर ये भी नहीं पता होता है कि किस सन के हैं इसमें। लेकिन पुरातत्व में बहुत कम ऐसे चांस होता है कि पुरातत्व विधि होती है, पुरातत्व में बहुत कम चांस होता है कि उसमें गलत साबित किया जाए। अगर वो है तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं वो है, उसका नकारात्मक पक्ष बहुत कम होता है। इसलिए अब आते हैं साहित्यिक पक्ष पर। साहित्य पक्ष मतलब किसी काव्य की अध्ययन, काव्य के आधार पर बताना। जैसे हमारे महाभारत, रामायण, वेद, पुराण, ये अरण्यक, जितने भी चीज़ें हैं उनके आधार पर बताना कि ये राजा यहाँ पर थे। महाभारत है, महाभारत में
ये द्रौपदी का करेक्टर है, महाभारत है, मेरठ के पास में है, ठीक है, हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर है एक जगह जिसका उल्लेख महाभारत में है। मतलब महाभारत में जितनी हस्तिनापुर के बारे में बातें की गई हैं उनका विश्लेषण करने के लिए हम पुरातत्व का यूज़ करते हैं। मतलब अगर हम उसमें हमें उसको महाभारत से पता चल जाता है कि एक हस्तिनापुर है, उसमें राजा रहते हैं, तो राजा युद्ध करते हैं और राजा किस प्रकार से रहते हैं, जनजातीय समाज है, आपको दिखता होगा बहुत ज़्यादा भीड़ है उसमें, तो इसका मतलब जनजातीय समाज है। एक दूसरे के लिए युद्ध सिर्फ किस लिए लड़ा जाता था, युद्ध एक स्त्री के लिए भी लड़ा जाता था, एक ज़मीन के लिए भी लड़ा जाता था, और जहाँ पर अधिक चारागाह होते थे उस टाइम पर उसके लिए भी युद्ध लड़ा जाता था। तो इसमें सब दिखाया गया भी है। और एक बार जब आपने देखा होगा अर्जुन ने युद्ध किया था, सिर्फ किसके लिए, गायों के लिए युद्ध किया था। तो गायों के लिए युद्ध होता था, मतलब ये है कि एक गाय महत्वपूर्ण पशु था वहाँ पर, और गाय के लिए भी युद्ध लड़े जाते थे। महाभारत से ये पता चलता है। लेकिन अब इसके नकारात्मक पक्ष क्या हो सकते हैं, सबसे पहले साहित्य में ये पता किया जाता है कि वो किसने लिखा है। अगर एक राजा का दरबारी अगर राजा के बारे में लिखता है तो हमेशा सही लिखता है, अगर उसको पुरस्कार चाहिए होता है। अगर मैं अब किसी से पुरस्कार प्राप्त करना चाहता हूँ तो उसके बारे में हमेशा सही लिखूँगा, कुछ भी गलत नहीं लिखूँगा। साहित्य भी कई प्रकार के होते हैं, देसी साहित्य होता है, विदेशी साहित्य होता है। देसी साहित्य में यही सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष होता है कि राजा के पक्ष में लिख दिया जाता है। विदेशी साहित्य इनसे परिपूर्ण होता है। देसी साहित्य में एक गलती और होती है, वहाँ पर कर्म कांड और आ जाते हैं। जैसे सती प्रथा को सही ठहरा दिया जाता है कि हमारे देश में सती प्रथा होती थी तो उसको सही ठहरा दिया जाएगा, क्योंकि हमारी जैसी प्रथा है हम उसको सही ही ठहराते हैं। क्योंकि हम राजा हैं, राजा के पक्ष में लिख रहे हैं, तो राजा के दरबार में जो भी चीज़ें हो रही सब सही हैं, तो बाहर जो हो रहा है वो भी सब सही है, भले ही वो चीज़ें गलत हों। अगर कोई विदेशी आएगा, कोई यात्री, उसका स्वभाव देखा जाता है कि किस प्रकार का स्वभाव था। अगर कोई व्यक्ति लंदन से आया है और भारत में आएगा, तो लंदन एक बड़ा सिटी है, वहाँ पर बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। तो भारत में दिल्ली में आएगा, शाहजहानाबाद में, तो उसको लगेगा कि भारत बहुत घना बसा हुआ है, बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं। अगर उसको आगरा में ले जाएं ताजमहल के पास, तो ताजमहल के पास जाकर देखा कि भारत की में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। तो इस प्रकार एक सटीक तरीके से लिखा जाता था। वो पूरे भारत कभी नहीं घूमते थे, इसलिए उनकी ये लिमिट होती है कि वो भारत को एक अपने नज़रिए से देखते हैं, वो जहाँ से आए थे उसके नज़रिए से देखते हैं। लेकिन उनका जो साहित्य होता है वो कर्मकांड से परिपूर्ण नहीं होता है, कर्मकांड से परे होता है, जिसमें हमें सच्चाई पता चल जाती है कि किस प्रकार से, जैसे कि सती प्रथा को गलत ठहराया जाता है विदेशी साहित्य में, क्योंकि उनको वहाँ पर सती प्रथा नहीं होती थी। हमारे भारत में सती प्रथा होती थी तो वहाँ पर उसको सही ठहराया जाता था। वेदों का अध्ययन, ये जितने भी चीज़ें हैं, और सबसे पहले ये बताए वेद, जैसे कि वेद ब्राह्मणों ने लिखे हैं, ब्राह्मण ही थे, वेद व्यास और वाल्मीकि,